class we will deal with ESI. You have already done what is ESI. आपको पहले बता दिया गया है. So I'll expect you all to participate a little bit in ESI. See, India में तीन कमीशन ऑन लेबर बने. तीन लेबर कमीशंस बनेंगे इंडिया में. पहला रॉयल कमीशन ऑन लेबर, दूसरा नेशनल कमीशन, द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, तीसरा सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर. ओके, am I audible, Rohit? Yes, ma'am. देखिए, इंडिया में तीन नेशनल कमीशन ऑन लेबर बने. पहला रॉयल कमीशन ऑन लेबर, दूसरा फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, तीसरा सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर. जो पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर बना वो 1939 में बना और उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1944. द चेयरमैन वाज J.H. Whiteley. सेकेंड जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर बना वो बना 1909 में और वो 66 में और उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 69 में. द चेयरमैन वाज गजेंद्र गडकर. तीसरा जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो कि थर्ड नेशनल कमीशन जो ऑन लेबर बना, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उसने अपना रिपोर्ट बनाना ड्राफ्ट करना शुरू किया 1909 में और सबमिट किया 2002 में और रविंद्र वर्मा वाज द चेयरमैन. तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर बनता है तो उसका क्या क्या काम होता है? देखो, लेबर के बारे में सोचा जाना, किसी एक्ट में कोई संशोधन है या कोई दुनिया में कुछ चल रहा है और वैसा लेबर में कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, दैट इज द फंक्शन ऑफ कमीशन ऑन लेबर. जो पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर बना वो 1939 में बना, यानी सोच लो कि आज़ादी के भी कम से कम 7-8 साल पहले बना. तब अंग्रेजों का राज था. The conditions of workers were not good. Okay? The conditions of workers in India were not good. काफी माने उनसे काम कराया जाता था. ह्यूमन was not treated as a resource. वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन की तरह कि आप काम करना है तो उस तरीके से काम किया जाता था. 1939 का मतलब ये समझो कि उस वक्त तक फैक्ट्रीज एक्ट भी नहीं आया था 1948. तो समझ सकती हो कि कंडीशंस कितनी खराब रही होगी. आप समझ सकते हैं कि कंडीशंस कितनी खराब रही होगी. तो जो पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर था, रॉयल कमीशन, ये पहला ऐसा कमीशन बना जिसने थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट के बारे में सोचा. थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट के बारे में सोचा. ये बोला कि नहीं, थोड़ा वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के भी बारे में हमको बात करनी चाहिए. जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं उनके बारे में भी हमें सोचना होगा कि वो बीमार होते हैं, ऑक्यूपेशन से हैजर्ड होता है, तरीके से रहते नहीं है, उनके वेलफेयर के बारे में थोड़ा सा सोचा जाना चाहिए. उन्होंने ही इस बात को सजेस्ट किया कि आप एक प्रपोजल दिया कि जो इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं उनके हेल्थ के लिए, ठीक है, उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ये साइन शुरू हुआ था पहले हेल्थ इंश्योरेंस, उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ हमें करना चाहिए. बहुत बुरी कंडीशंस में रहते थे, बीमार हो गए, इम्पोवरिश्ड है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, फिर भी काम करना पड़ता था. ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने पहली बार ये सोचा कि वर्कर्स के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए. ठीक है, उसने ही उसी कमीशन ऑफ लेबर ने ये बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप प्रपोजल दीजिए. इस चीज को डिस्कस किया गया 3-4 साल प्रोसेस में ये चीज रहा. उसके बाद एक ऑफिसर थे ऑन स्पेशल ड्यूटी, उनका नाम था बीपी अदाकर. उन्होंने ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया. ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2 लोग आए, इस चीज को अप्रूव किया. ठीक है, और फिर ये 1948 में एक पूरा का पूरा एक्ट बनके सामने आया, व्हिच इज एन ESI. देखो, ESI जब लागू हुआ, ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी सोशल सिक्योरिटी एक्ट था. ठीक है,
बहुत रेवोल्यूशनरी सोशल सिक्योरिटी एक्ट था ईएसआई। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया के अदर कंट्रीज में भी इसको लुकअप किया गया कि ये एक्ट कितना अच्छा एक्ट है, वर्कर्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवरेज देता है। इस एक्ट में लगभग आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ कवर्ड है। तो लगता है कि एक ओल्ड एज को छोड़ करके, ओल्ड एज के लिए इसमें कुछ नहीं है, उस ओल्ड एज को छोड़ करके बाकी जितना एक्ट जो जो भी कंटिजेंसी आप सोच सकते हैं, सिकनेस, मैटरनिटी, कॉम्पेंसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है एट अ वेरी नॉमिनल रेट, बहुत नॉमिनल रेट। आज भी इसका ये है कि रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय इसमें कवर्ड है उसको 10 रुपए पर मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी एक साल का कितना हुआ, 120 रुपए। 120 रुपए कोई पैसा है नहीं है ना, कितना मामूली सा चीज है 120 रुपए। उतने में उनको, उनकी फैमिली सबको कवरेज मिलता है। रिटायरमेंट के बाद में कार्ड बनाया जाता है। ईएसआई हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, ईएसआई हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, पटना में तो है ही, पटना ही का पूछ रहे हैं कहाँ है। मैम बेटा में है हाँ, बेटा और में एक श्रद्धान, क्या मैम? एम्स नहीं, फुलवारी शरीफ में आप जाइएगा कभी तो वहाँ देखिए। एम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ईएसआई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, है ना। ईएसआई हॉस्पिटल वहाँ दिखा में है, एक यहाँ फुलवारी शरीफ में है, और एक दिग्गा, बंदरा ये इधर भी में है, खुला। बंदरा, ठीक है। हाँ। जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया तो इसको फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट किया गया था। फेज वाइज मैनर में क्यों? क्योंकि देखो इसका इलाज ईएसआई के हॉस्पिटल में ही होता है, और हॉस्पिटल्स तो रातों रात नहीं बन जाता है ना, रातों रात हॉस्पिटल नहीं बनता है। हॉस्पिटल धीरे धीरे बनता है, मेडिकल फैसिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। उसी तरीके से ईएसआई का हॉस्पिटल्स जब जैसे जैसे बनता गया वैसे वैसे ये फेस में एक्ट इम्प्लीमेंट होता गया, लागू होता गया। देखो नॉर्मली ईएसआई में, अच्छा लिखते जाओ फिर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग साइड बाय साइड एक साथ। लिखना है मैम? मैम लिखना है? स्पीक लाउडर। Ma'am, we have to write. हाँ हाँ, यू हैव टू राइट, लिखते जाओ, साथ साइड बाय एक्सप्लेन करते भी जाएंगे। लिखो ईएसआई एक्ट 1948। This was ESI Act ESI Act was a pioneer legislation in entire Southeast Asia. Pioneer, 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 यानी start किया गया जो, pioneer legislation in entire Southeast Asia. The Royal Commission on Labour pioneer legislation in Southeast Asia. ठीक है। The Royal Commission on Labour recommended health insurance for industrial workers, the Royal Commission on Labour recommended health insurance for industrial workers
Such matter was discussed in such matter was discussed in first, second, and third, first, second, and third Labour Minister Conference. In 1943, Professor B.P. Adarkar, Professor B for boy, P for petroleum, B.P. Adharkar, 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 was appointed as officer on special duty. मैम रिपीट करिएगा. Was in 1943, Professor B.P. Adharkar was appointed as officer on special duty and he submitted a drafted scheme to the government in 1944. A drafted scheme to the government in 1944. Finally, ESI Act was passed by central government in 1948. Finally, the ESI Act was passed by central government in 1948. This act was implemented in phase-wise manner. This act was implemented in phase-wise manner. Then, अब लिखिए introduction. The act is passed by central government, so it extends to the whole of India. This act is passed by central government, so it extends to the whole of India. The responsibility of its implementation has been given to central government. The responsibility of its implementation has been given to central government and is known as social security legislation. And is known as social security legislation. Write down scope and coverage.
हर एक्ट में ये देखते हैं ना कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, कितने लोग होने चाहिए तब ये एक्ट लगेगा, है ना। स्कोप एंड कवरेज, the act applies in all perennial factories in the country. The act applies in all perennial factories in the country. Perennial factories क्या होता है? जो मैम जहाँ सालों भर काम हो। पेरेनियल प्लांट्स नहीं जानते हो, जो जो फ्रूट्स देता है, पढ़े होंगे बायोलॉजी में। पेरेनियल फैक्ट्रीज वो होती है जिसमें साल भर काम होता है हमेशा, ठीक। और सीजनल नाम से देखो, सीजनल है। हाँ, सही बोले थे, देखो right now. The act applies in all perennial factories in the country. It also applies in those industrial establishments, those industrial organizations where at least 20 persons are employed. ये याद रखना. It also applies in those industrial perennial factories in the country. Next, it also applies in those industrial organizations It also applies in those industrial organizations where at least 20 persons are employed. Where at least 20 persons are employed. Okay. Next, the act applies on those employees The act applies on those employees whose monthly wage is up to कितना? 21,000. 21,000. Monthly wage is up to 21,000. The act applies on those employees whose monthly wage is up to 21,000. Next, write down contribution. Contribution. Remember that. हाँ, जो डिसेबल होते हैं उनके लिए अप टू 25,000 भी उनकी सैलरी होगी, लेकिन वो डिसेबल होंगे तो उनको इस एक्ट में ले लिया जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया था ताकि फैक्ट्रीज और जो लोग हैं वो डिसेबल लोगों को भी ले, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ ये प्लान गवर्नमेंट का। राइट, कंट्रीब्यूशन. The employer shall pay 3.25% of the wage The employer shall pay 3.25% of wage of individual employees. Similarly, the employee shall pay 0.75% of wage Similarly, employees shall pay 0.75% of wage but those employees whose per day wage is rupees 137 but those employees whose per day wage is rupees 137 are exempted from contribution.
But those employees whose per day wage is rupees 137 are exempted from contribution. ठीक है, डन, समझ में आया? 0.75 किसी एम्प्लॉय का वेज अगर 10,000 रुपए है तो उस 10,000 का 3.75% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है और 0.75% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है। लेकिन अगर उसका वेज रुपीज 137 है तो उस केस में क्या होगा? एग्जेम्प्टेड, उसको कुछ नहीं पेमेंट करना होगा, सारा पैसा उसका एम्प्लॉयर ही पे करता है। देखो, जब एक्ट पढ़ते हो तो ये समझना जरूरी है कि एक्ट से का इंट्रोडक्शन क्या है, स्कोप एंड कवरेज आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर फिर भी एक्ट पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में कौन से गवर्नमेंट पास की है, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है। अब देखो, इसमें एक चीज लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि इट इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, केंद्र सरकार ने पास किया है। लेकिन केंद्र सरकार के बहुत सारे एक्ट को पास करने के बावजूद उसका जो एप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया हुआ है। ठीक है, कि वहां पे केंद्र ने पास किया पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पांसिबिलिटी दी गई। पर ये ईएसआई और माइंस ये एकदम केंद्र सेक्टर का सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही माइंड करेगा। ठीक है, चलो देखो, नेचर ऑफ बेनिफिट्स इन ईएसआई एक्ट। Nature of benefits in ESI Act. Under the Act, an employee shall avail the following benefits. Avail following benefits. Number 1, sickness benefit. Number 2, maternity benefit. Number 3, disablement benefit. Number 4, dependent benefit. Number 5, funeral benefit. डिपेंडेंट बेनिफिट और फ्यूनरल बेनिफिट, ये तो जो दोनों बेनिफिट है ये डेथ के केस में दिया जाता है, दोनों को ब्रैकेट में डेथ डालो। नेक्स्ट 6 नंबर, मेडिकल फैसिलिटी। सेवन, मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। 8, rehabilitation facility. 9, and last is unemployment allowance. ठीक है, अब जरा आप लोग जो कॉपी में लिखे हैं उसको ध्यान से देखिए और देख करके बताइए कि सिकनेस बेनिफिट कौन कौन से पॉइंट में कवर्ड है। सिकनेस किस में कवर्ड है, बताइए किसमें सिकनेस प्रोवाइड होगा। सिकनेस बेनिफिट में होगा मेडिकल, वेरी गुड, मेडिकल फैसिलिटी। हाँ हाँ, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, यानी सिकनेस, बीमार हो गए
तो ये तीनों चीजें मिलेगी। अब बताइए मैटरनिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। मेडिकल फैसिलिटी में भी मैटरनिटी का जो भी केस होगा वो उसके हॉस्पिटल्स में देखा जा सकता है मेडिकल फैसिलिटी। डिसेबलमेंट बताइए। डिसेबलमेंट में आएगा। आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी, डिसेबलमेंट पूछ रहे हैं। वो डिसेबलमेंट में आएगा। डिसेबलमेंट में देखो, एक तो डिसेबलमेंट बेनिफिट आ ही जाएगा, उसके बाद ये रिहेबिलिटेशन। आ जाएगा अगर किसी तरीके का कोई डिसेबलमेंट हुआ तो आपको हॉस्पिटल की सुविधा है। और देखो रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, हाथ पैर अगर टूट जाए, कट जाए, कोई बात हो जाए तो वो भी तो डिसेबलमेंट में ही आएगा ना, वो भी आएगा, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी भी आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में आएगा। देखो कौन सा जो सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन था जो इसमें कवर नहीं था, बताओ क्या कंटिजेंसी ऑफ लाइफ ईएसआई कवर नहीं करता है? देख के देखो, तो देखो ना क्या है जो ये कवर नहीं किया। हाँ वेरी गुड, ओल्ड एज है जो ये कवर नहीं किया। ठीक है, यानी कि ईएसआई में ओल्ड एज के लिए कोई खास सुविधा नहीं है, उसके अलावा ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइडेड है। देखो जब आप फ्यूनरल बेनिफिट लिखे हो ना, फ्यूनरल मतलब क्या, वो अंतिम संस्कार करने के लिए जो 15,000 रुपए ऐसे दिया जाता है घर के बड़े बेटे को, वो या फिर अगर बेटा नहीं है तो फिर किसी और फैमिली मेंबर को दिया जाता है ताकि इज्जत से उसका अंतिम संस्कार हो सके, वो हुआ। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन पता है तुमको, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 1 साल तक दिया जाता है। और मेडिकल फैसिलिटीज में डिसेबलमेंट में बहुत कुछ है कि आपके वेज का क्या परसेंटेज पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब सिकनेस की जब हम बात करते हैं तो सिकनेस का मतलब खाली सर्दी खांसी बुखार नहीं होता है। ठीक है, सिकनेस कोई बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है, कोई एक्सटेंडेड मेडिकल सिकनेस भी हो सकता है। एक्सटेंडेड मेडिकल सिकनेस यानी कुछ वो सिकनेस उतनी देर में ठीक नहीं हुई, उसको एक्सटेंड किया जाए, तो उन कंडीशंस में भी क्या पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, आप वो उसका प्रोविजन इस एक्ट में दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो विद दिस वी कंप्लीट ईएसआई, राइट, वी कंप्लीटेड ईएसआई विद दिस। एक एक्ट और आपका बचा हुआ है एंड दैट इज पीएफआई। पीएफ भी शुरू कर देंगे, छोड़ दें। देखो आपने ग्रेजुटी पढ़ी, यू स्टडीड ग्रेजुटी, यू स्टडीड ईएसआई, ये सब क्या है, सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है ना। हम आपको the other day I explained you on the board that there are many other types of laws also. आप जब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पढ़ेंगे तो वो सोशल सिक्योरिटी का है, पीएफ पढ़ेंगे तो वो सोशल सिक्योरिटी है, और बाकी जैसे फैक्ट्रीज एक्ट ये सब है वो सब प्रोटेक्टिव है, वर्किंग कंडीशंस का है। तो एक्ट अलग अलग होते हैं और पर्पस उसका अलग अलग होता है। ओके, नाउ पीएफ एक्ट आपने सुना है कि पीएफ मिलता है, पीएफ में आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है, आपका पैसा कटता है, ये सब सुने होंगे, आपका पैसा कटता है फिर एम्प्लॉयर अपना पैसा देता है। ये क्या होता है, आपको स्लाइड इंट्रोडक्शन जानना है। देखिए प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड आप ऐसे समझिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें देखिए अगर हम आपके पेरेंट्स आपको महीने का 1,000 रुपए पॉकेट मनी देते, मान लीजिए 1,000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं खर्च करने के लिए, उस पॉकेट मनी से वो कहते हैं कि 1,000 रुपए तो तुम्हारा है, लेकिन उसमें से हम 200 रुपए निकाल करके अपने ही पास रखते हैं। ठीक है, आपको 800 देते हैं, हालांकि वो 200 भी आप ही का है, और वो 200 रुपए हम आपको 1 साल के बाद, समझ रिटायरमेंट का चक्कर छोड़ो, बस ऐसे समझो, 1 साल के बाद हम आपको 200 रुपए देंगे, माने हर महीने का कितना हुआ, 2,400 रुपए। उस 2,400 रुपए पे कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, माने तुम मेरे पास इतना दिन छोड़े तो हम तुमको कुछ पैसा और दें। मान लो कि वो 2,400 रुपए 2,500 हो गए, 2,500 रुपए, तुम्हारा वो 2,500 रुपया
उस समय तुमको मिला जिस समय तुमको जरूरत थी। अगर हर महीने का 1000 रुपए तुमको मिलता चला जाएगा तो कुछ ना कुछ तुम खर्च निकाल ही लोगे। नहीं ये खर्च हो गया तो कुछ हो ही गया, बस खर्च, सब चीज जरूरी ही लगता है। लेकिन जब पैसा काट के आता है हमारे हाथ में तो उतने में ही मैनेज हो जाता है। ये होता है कि नहीं? कोई फालतू सी चीज को टॉप खरीद लोगे जाके और बोलोगे कि नहीं नहीं जरूरी था, कॉलेज में फंक्शन था ना तो चाहिए था, जबकि वो जरूरी इतना नहीं होता है। प्रोविडेंट फंड ऐसा ही होता है कि जब तक देखो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, ये क्यों है सोशल सिक्योरिटी? क्योंकि ये आपको बुढ़ापा में प्रोटेक्ट करता है। जब तक आप स्वस्थ हैं, नौकरी कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, तब तक आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप सही सलामत है, कहीं और भी नौकरी कर सकते हैं। एक बार once you are into your old age, is it possible to keep a continuous supply of money? What after you have retired? What after you have left your job? What after you have met an accident? तो भविष्य में और बीमारी होती है, शरीर गिरता है, बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो सरकार ने बोला कि हम आप ही का पैसा लेंगे और वेलफेयर के पर्पज से जो आपको एम्प्लॉय करेगा वो भी उतना पैसा देगा और उसको हम अपने यहाँ पे रखेंगे, एक गुल्लक की तरह समझ लीजिए कि उसमें उस गुल्लक में आप पैसा डालिए, उस गुल्लक में एम्प्लॉयर आपके नाम से पैसा डालेगा और वो वो गुल्लक किसके पास रहेगी? सरकार के पास। तो कोई टेंशन नहीं है। अब एम्प्लॉयर के पास रहता तो आपको लगता नहीं देगा पैसा तो, या उसके भी मन में हो जाता तो इसका कोई लफड़ा ही नहीं, सरकार रखती है आपका पैसा, सरकार इज द सेफेस्ट थिंग। यही था प्रोविडेंट फंड। सरकार इसी पर्पज से लाई कि जब आप रिटायर होने वाले होंगे तब आपको एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी जो आप ही का पैसा है वो आपको तब दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। तो सोच लो कि अच्छा ही है कि पैसे की जरूरत तो बुढ़ापे में ऐसे भी ज्यादा होती है। कितने सारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको उनके बच्चे नहीं देखते, तो पीएफ का पैसा आता है एक, तो वो सहारा होता है उनका, बीमारी का, खाने पीने का, रहने का, रेंट पे करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है। इस पीएफ में पेंशन बाद में जोड़ा गया है, पहले ही इसको आप प्रोविडेंट फंड की तरह ही समझिए। ये एक फंड था, एक निधि थी जिसमें आपने पैसा डाला, आपके एम्प्लॉयर ने पैसा डाला। एम्प्लॉयर को थोड़ा सा ज्यादा पैसा इसलिए डालना पड़ता है ताकि वो सरकार का जो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, ईपीएफओ का, ये बहुत बड़ा ये ईपीएफओ सरकारी कर्मचारी, लगभग 7 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ये दिया जाता है। हालांकि ये प्राइवेट में भी दिया जाता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये हुआ। अब प्रोविडेंट फंड में पैसा है तो भाई ठीक है पैसा है, कभी बीच में कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो वो इमरजेंसी क्या हुआ, जैसे बेटा बेटी की शादी, हमारे यहाँ तो शादी बहुत बड़ा फेयर हो जाता है ना, बहुत पैसा लगता है, होता है ना, अननेसेसरी शादी इज अ वेरी बिग अफेयर इन इंडिया, बहुत पैसा लगता है। हाँ, नॉनसेंस, वेस्टेज ऑफ मनी। तो उसके लिए पैसा आप निकाल सकते हैं, एजुकेशन के लिए पैसा निकाल सकते हैं, बेटा बेटी का कहीं आपको एडमिशन कराना है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएफ का पैसा। घर बनाना हर एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग, तो घर बनाने के लिए पैसा आप निकाल सकते हैं। या तो थिंक कि आप अगर किसी तरीके की बीमारी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं पीएफ का। तो इमरजेंसी के लिए सरकार ने अलाउ कर रखा है कि आप अपना पैसा उस वक्त निकाल सकते हैं। और इसका भी एक टाइम है कि शायद 5 साल होने के बाद आप एलिजिबल होते हैं पार्शियल विड्रॉल के लिए, पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पार्शियली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पीएफ। अब पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना, ये सब हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। अभी आप सुनिए। हाँ, 12% कंट्रीब्यूशन। देखो पीएफ में ना 3 तरीके, ये एक्ट का नाम क्या है? द प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। तो पीएफ तो तुम पढ़ रहे हो,
इसके साथ मिसलेनियस भी है, ठीक है, पेंशन और इंश्योरेंस। तो हम लोग जो 12% देते हैं उसमें से कुछ पैसा पीएफ में जाता है, तुम्हारा 12% कट गया। अब ये सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेज करता है कि कुछ पैसा पीएफ में गया, कुछ इंश्योरेंस के मेंटेनेंस में और कुछ पेंशन के मेंटेनेंस, ठीक है, 12% पे। और एम्प्लॉयर भी उतना ही देता है, 24% तुम्हारा पीएफ तुम्हारे हिसाब से दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। अब देखो पीएफ दो तरीके का होता है, तुम एम्प्लॉयड हो तो तुम्हारा ईपीएफ कटेगा, ठीक है, दोनों होता पीएफ ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस समझो। ईपीएफ व्हिच इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो एम्प्लॉय है। एक होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब जैसे दुकान चलाता है कोई, ये दुकान चलाता है, बिजनेस है अपना, मिठाई की दुकान, वो सेव करना चाहे तो क्या हो, वो सेव करना चाहे तो वो भी खोल सकता है, उसके लिए खुलता है पीपीएफ। सरकार ने ये बोला कि भाई ईपीएफ वालों को तो लफड़ा नहीं है, हम उसका पैसा रख लेंगे, लेकिन जो पीपीएफ वाले हैं, जो पब्लिक जनरल पब्लिक एम्प्लॉयज के अलावा, वो या तो बैंक में खुलवाए अपना खाता और नहीं तो पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आज यही तक रहने दीजिए, बाकी का